जी जनाब, ये किस टॉपिक का था क्वेश्चन? इसमें टारगेट कॉस्टिंग विद लर्निंग कर्व था। इसमें क्या था? टारगेट कॉस्टिंग और साथ ही लर्निंग कर्व भी था। तो इसमें उसने मांगी थी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट गैप। कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह कोई नहीं थी इसमें, तो आप रेलेवेंट कॉस्टिंग जबरदस्ती ना लगाने बैठ जाइएगा। तो ये इदारा वॉशिंग मशीन बनाता है, इन्हें 20,000 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मिला है। प्राइस 2150 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है। तो आपने इसकी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले निकाल ली होगी। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट किसी बच्चे ने निकाली हो, वो कितनी आएगी? टारगेट कॉस्ट 2150 माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 20%। 430 माइनस करें 1720, ये टारगेट कॉस्ट थी। ये क्या थी? बाकी सारा डेटा नीचे करंट कॉस्ट के लिए दिया हुआ था। बाकी सारा डेटा नीचे क्या दिया हुआ था? करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट के लिए दिया हुआ था। करंट कॉस्ट पर यूनिट के लिए दिया हुआ था। तो करंट कॉस्ट में क्या क्या लगता है जी स्पेशल ऑर्डर पे? प्लास्टिक लगता है, मोटर लगती है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो वो कहते हैं जी एक वॉशिंग मशीन पे 10 केजी प्लास्टिक चाहिए। प्रेजेंटली कंपनी के पास 40,000 केजी का प्लास्टिक पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट 8 लाख रुपए है। तो क्योंकि इसमें कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं था, तो इन्वेंट्री वाला पहले इस्तेमाल होगा 8 लाख का ये। और बाकी आप परचेज कितने पे करेंगे? 62,50,000 रुपए पे आप परचेज करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी 62,50,000 रुपए पे परचेज हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि आपको 40,000 टोटल, वैसे देखें चाहिए कितना? हाँ जी, 40,000 केजी। इसकी कॉस्ट 20,000, 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए। और बाकी आपको चाहिए कितना? 10 केजी इंटू ये, तो 2 लाख केजी बनता है टोटल। हमें टोटल कितने केजी चाहिए? 2 लाख। तो बाकी 1,60,000 केजी 62,50,000 रुपए का। अब इन्होंने यहाँ गलती की हुई है, मेरे हिसाब से पुराना ही दे दिया, हालांकि उसमें एरर थी। ये मैंने इधर केजी लिखे हुए थे, रिमेनिंग क्वांटिटी क्वांटिटी दी हुई थी मैंने। बेवकूफ लोग हैं, टेस्ट भी चाहिए ना। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई थी, तो वो अब ये मैंने 2.5 लाख केजी यहाँ पे था। ये रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं थी, ये था यहाँ पे 2.5 लाख केजी। इनके मुताबिक तो वही चलेगा, लेकिन असल सवाल जो मैंने बना के सही करके भेजा था उसमें यहाँ पे 2.5 लाख केजी था जो सवाल असल में बनना था। बाकी तो फिर ये मसला ही खत्म हो जाता है। तो बाकी यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं थी। यहाँ पे कितने केजी था? 2,50,000 केजी। 62,50,000 रुपए का परचेज होगा। ये गलत इन्होंने करेक्शन जो मैंने बताई थी वो नहीं की। अब आप बताओ जी पर केजी कितना आता है? अगर हम 62,50,000, ये आप तो वैसे ही करेंगे 62,50 ही लिख देंगे, लेकिन जो असल सवाल मैंने दिया हुआ था वह 2.5 लाख केजी था। तो 1 केजी की प्राइस 2500 रुपए है। 1 केजी की प्राइस कितनी है? हाँ, तो 2500 रुपए इंटू 1,60,000 केजी। आपने अगर 62,50 लिख दिया तो आप गलत नहीं है, लेकिन मैं जो चाह रहा था वो ये था कि क्या हो 25 इंटू ये करे तो 4 मिलियन।
4800,000 की ये आ गई प्लास्टिक की कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी फर्क आएगी। आपने अगर ये 8 लाख लिखा है और ये 6250 लिखा है तो वो डेफिनेटली 7050 भी ठीक है। अब उन्होंने चेक करते हुए सोल्यूशन से वैसे चेक करना है। हाँ जी, तो प्लास्टिक के बाद नेक्स्ट अगला क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन गलत चेक किया होगा आप लोगों ने। प्लास्टिक के नंबर काटे होंगे लोगों के, सवाल ही गलत बनाया हुआ इसमें। छुड़ुल वो, हाँ, गोंगलू को पता नहीं, मैंने जो करेक्शन करके भेजी वो टेस्ट दिया नहीं, गलत वाला दे दिया अपना क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या आएगी, अब लोगों के नंबर काटे होंगे। हाँ, आसरा इसी पे ही होगा आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर, एक वॉशिंग मशीन पर एक मोटर लगनी है मेरा ख्याल है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 मोटर की है, 1200 रुपए की, और एडिशनल मोटर हम सेम प्राइस पे खरीदेंगे तो ठीक है। इसका मतलब है आपको 1200 रुपए की एक मोटर मिलेगी, तो 1200 रुपए की एक मोटर है इंटू 20,000 मोटर लगनी है वॉशिंग मशीन में, तो ये मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी 24 मिलियन मेरा ख्याल है, 24 मिलियन। तो इसके नंबर आपके जो बनते हैं, हाँ जी, 1.5 नंबर है इसका। चलो मैं मार्क्स शो कर दूंगा। 1.5 नंबर है इसका, यानी हाफ इसका, 1 इसका, 1.5 नंबर इसका हो गया। ये जो मटेरियल है इसके 3 नंबर है, और ये 3 नंबर आपने सबको देने, किसी ने अगर यहाँ 48 लाख की जगह 70 लाख समथिंग लिखा हुआ है, कर दिया था। अच्छा चलो, उसके अलावा 1200 इंटू ये करें तो इसका नंबर था 1 नंबर। हाँ जी, 1 नंबर मोटर की कॉस्ट का। अगर ये आपकी ठीक है तो 1 नंबर इसका आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद नेक्स्ट क्या है, लेबर का पैराग्राफ था। 100 यूनिट्स के बैच में मैन्युफैक्चरिंग है, पहले बैच पे 800 घंटे लगेंगे। तो पहले बैच का टाइम ए होता है, 90% लर्निंग कर्व था, तो ये बी ये दिया हुआ है नीचे। उसके बाद वो कहते हैं 130 बैचेस तक लर्निंग है, तो बाकी उसके बाद लर्निंग नहीं है। और वो कहता है कंपनी 50 रुपए पर आवर अपनी वर्क फोर्स को देती है। तो आपने इसमें अब जब लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन की होगी तो आपने टोटल टाइम ऑफ 130 बैचेस निकाला होगा, उसमें से टोटल टाइम अगर 129 बैचेस का माइनस कर दें तो वो 130th बैच का टाइम आ जाएगा, जो कि आगे 70 बैचेस पे शायद इस्तेमाल हो, है जी। तो वो तो आपने तो टेबल फॉर्म में किया होगा। तो टोटल टाइम 130 बैचेस का जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 49626, 800 घंटे इंटू 130 बैचेस, 800 घंटे इंटू 129, ये पर बैच आएगा इंटू 129 बैचेस। तो टोटल टाइम निकाल के 49 समथिंग कुछ आएगा ये। हाँ जी, 49626 है, और 129 बैचेस का है 49302। तो माइनस करके 130वें बैच का जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 324 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम 200 बैचेस का क्या होगा, जी पहले 130 बैचेस जहां पे लर्निंग थी 49626 है, और अगले 70 बैचेस
जी 22,680। तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, हाँ 7 2 और इंटू 50 रुपए। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट आ जाएगी 50 रुपए पर आवर इंटू 72306 आवर्स। तो लेबर कॉस्ट आती है 36,15,300। इसके टोटल 5 नंबर हैं, इस सारे के वर्किंग शर्किंग ये वो 5 नंबर है इसके। अगर ये आपकी सही है सारी तो इसके 5 नंबर हैं, अगर आपने ये गलत किया है तो इसके 5 के 5 ही काट लेंगे वो। ठीक है। तो लेबर कॉस्ट विद लर्निंग ये जानबूझ के ऐसे रखे हुए हैं ताकि आपका ये पॉइंट सारा सही हो। राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन ये लेबर कॉस्ट में घंटे राउंड अबाउट करीब 72,000 कुछ आने चाहिए। लेबर के बाद जब एफओएच थी तो एफओएच में वो कहता है कंपनी एब्जॉर्ब करती है वेरिएबल और फिक्स को लेबर आवर पर। वेरिएबल ओवरहेड का रेट 10 रुपए पर आवर है, तो वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए पर आवर है। तो 10 रुपए पर आवर इंटू ये जो लर्निंग कर्व से लेबर आवर आए थे इनसे जरब देना था। जिसने ये वाले घंटे इस्तेमाल नहीं किए उसने गलत किया है। तो 72306 इसका एक नंबर होगा मेरा ख्याल है जी। जिसने लर्निंग के अलावा कोई घंटे इस्तेमाल किए वो गलत है, उसका कट जाएंगे। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो कितने कहा था उसने क्वेश्चन में, उसने कहा था फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन रेट मिसिंग है और आपने उसको डिटरमिन करना है। तो उसके लिए आपको कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं 2,50,000 रुपए और नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 घंटे थे। तो आपको फिक्स्ड एफओएच का पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 घंटे, तो रेट कितना आता है 5 रुपए पर लेबर आवर। ये रेट निकालने का एक नंबर था, ये रेट निकालने का एक नंबर था। और इसको भी इंटू करना है 72,306 घंटे। 72,306 घंटे तो 361,510 दो नंबर है। एक नंबर यहाँ तक निकालने का, एक नंबर आगे एब्जॉर्ब करने का। फिक्स का रेट कई बच्चों ने पता नहीं निकाला कि नहीं निकाला। 5 रुपए पर आवर आता है। अब ये सब टोटल में है। जो आएगी इसको 20,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर। आता है तो आने दो, कोई मसला नहीं। हम्म कोई मसला नहीं। तो बस ठीक है, आपको उसके नंबर मिलेंगे। ये टोटल कितना आता है जनाब, और ये करके 1674.99 ये पर यूनिट है। और टोटल जो है 33 ये। और अगर आपने ये 48 लाख की बजाय कितने से किया है 70, ये बाकी यही है सब कुछ, तो आपका ये सोल्यूशन ठीक काउंट होगा। डिवाइडेड बाय 20,000 करके ये आपकी करंट कॉस्ट आएगी। मेरा यहाँ पे गैप 0 था। पर यूनिट बताओ बस।
1787.49 या 50। हाँ, इस केस में गैप निकलेगा। कितना गैप निकलेगा? 67.49। और इसमें गैप 0 आना था, जो मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है। दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है, मतलब। लेकिन वो क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उसके मुताबिक तो वो सोल्यूशन में वो 2.5 लाख केजी यहाँ पे सवाल में होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये 2.5 लाख केजी उड़ा के रिमेनिंग क्वांटिटी जो लिखा हुआ था मैंने इसको सही किया था। लेकिन उन्होंने आपको टेस्ट देते हुए शायद सही नहीं किया या किया, मुझे नहीं पता। अब आपके पास जो वर्जन है उसमें कितने केजी लिखा हुआ है? रिमेनिंग क्वांटिटी लिखी हुई है तो बस ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी के हिसाब से ये सोल्यूशन बनेगा। तो मेन इसमें लर्निंग कर्व ही था, बाकी तो टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स थे। ठीक है, तो कितने नंबर का सवाल था ये? मेरा ख्याल है 15 नंबर का, और ये 15 नंबर पास करने के लिए थे। तो 15 में से 12-13 नंबर आ जाने चाहिए थे। तो कल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का 7वां सवाल डिस्कस करेंगे। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। टोटल में क्या नहीं, आप पर यूनिट के साथ साथ कर लो। हाँ, तो यहाँ पे गैप पर यूनिट पे पूछा है ना बाद में। ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट पे पूछी है, तो गैप भी पर यूनिट पे जाएगा। तो नहीं, वो रिक्वायरमेंट पे चलना है ना। आधा कार्ड लेगा, एक कार्ड लेगा, बस। और क्या है टोटल में? लेकिन आप रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़ते। नहीं तो यहाँ लिखा हुआ पर यूनिट। सवाल नहीं ना पढ़ते ध्यान से हैं, सवाल ध्यान से पढ़े। पर यूनिट पे करना था, मैंने भी टोटल में करके बाद में किया कन्वर्ट। मुझे भी पता है टोटल में जा रहा था, लेकिन बाद में पर यूनिट पे कन्वर्ट किया था। जी, ओवरहेड्स के क्वेश्चंस में मसला है, वो आपका इंडिविजुअल मसला है, वो क्लास के बाद। टेस्ट के सवाल में कोई मसला हो इसमें छठे में किसी को, और ये सही था सवाल, इसमें कोई मसला नहीं था। ये पास कराने के लिए थे 15 नंबर। चलो, अभी हम ब्रेक दे रहे हैं, नमाज पढ़ के आए। 4 बजे दोबारा 5 मिनट की ब्रेक है, वजू करके बैठना है आपने। जी, चलो नमाज पढ़ के आए। वजू करके बैठेंगे ना तो जरा जल्दी हो जाएंगे। मैंने तो किया हुआ था, आज मैं इसी नीयत से आया था, फिर बहुत जल्दी। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल कैटेगरी 1 से रिलेटेड, जो कल मैंने एंट्रीज करवाई थी उससे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाया किसी ने? हम्म ये अकाउंट आपसे कहा था बनाइएगा एंट्रीज को देख के, बनाया किसी ने कि नहीं? अच्छा, नहीं तो ये भी तो मुकम्मल कर लेना था ना। चलो कर लीजिएगा, वो तो अब एंट्रीज पोस्ट ही करनी है सिर्फ। अच्छा, आज हमने कैटेगरी 3 स्टार्ट की। ओ सॉरी सॉरी, कैटेगरी 3 कह रहा हूँ, कैटेगरी 2 स्टार्ट किया और एक क्वेश्चन किया बस। ठीक है, क्या स्टार्ट किया? कैटेगरी 2 स्टार्ट किया और एक क्वेश्चन। कैटेगरी 2 क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस।
जी जनाब। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से क्या मुराद है, या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री किसे कहते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री किसे कहते हैं। याद रखें, किसी भी प्रोसेस में, प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में, हम जितनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ये कोई गारंटी नहीं होती कि अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होगा तो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी होंगी। यानी अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है कई दफा, लेकिन प्रोडक्शन अभी तक सारी जो स्टार्ट की थी वो कंप्लीट। तो जितनी भी इनकम्प्लीट प्रोडक्शन होगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, चाहे वो मंथ है चाहे वो ईयर है, तो जितनी भी प्रोडक्शन क्या रह जाएगी, इनकम्प्लीट, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ जाएगा। तो क्लोजिंग का मतलब एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट फिनिश प्रोडक्ट्स, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की क्या डेफिनेशन होती है, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इन एनी प्रोसेस 1 में, 2 में, 3 में, इन एनी प्रोसेस, हाँ जी, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इन एनी प्रोसेस एट द एंड ऑफ, ज्यादातर यहाँ पर मंथली डाटा होगा तो मैं एट द एंड ऑफ मंथ लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे मंथ का होगा, अकाउंटिंग पीरियड साल का भी हो सकता है। तो साल के एंड पे या मंथ एंड पे जितनी भी इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स, किसी एक प्रोसेस में, प्रोसेस 1 के इनकम्प्लीट यूनिट प्रोसेस 1 में ही रह जाएंगे, 2 में नहीं जाते। 2 में तब जाते हैं जब वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, समझ आई। प्रोसेस 2 में जितनी प्रोडक्शन शुरू होगी, जो तो कंप्लीट होगी वो प्रोसेस 3 में चली जाएगी, लेकिन जो नामुकम्मल रहेगी वो प्रोसेस 2 में ही रह जाएगी। समझ आ रही है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से मुराद वो यूनिट्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया लेकिन यूनिट मुकम्मल नहीं हुए अभी। तो ऐसे यूनिट्स को जो नामुकम्मल हो और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाए, ऐसे यूनिट्स को क्या कहा जाता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। जब तक ये मुकम्मल नहीं होंगे ये अगले प्रोसेस में नहीं जाने, ये उसी प्रोसेस में रहने हैं जब तक ये कंप्लीट, अकाउंटिंग पीरियड आगे पीछे हो रहा है तो ये क्लोजिंग ओपनिंग अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से है, प्रोसेस वही रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, इसने अगले प्रोसेस में नहीं जाना। आगे चले, नेक्स्ट। नहीं, वो प्रोसेस से नहीं आती, वो पिछले पीरियड से आती है बेटे। हम्म फर्क है। देखें, प्रोसेस ए या प्रोसेस 1, उसने 10,000 यूनिट्स जनवरी में स्टार्ट किए, कितने, 8,000 यूनिट कंप्लीट हो गए, 2,000 यूनिट जनवरी के एंड पे प्रोसेस ए में इनकम्प्लीट है। वही 2,000 यूनिट अगले महीने फरवरी में प्रोसेस ए के ओपनिंग होंगे। प्रोसेस नहीं चेंज होना, मंथ चेंज होना है। ओपनिंग क्लोजिंग प्रोसेस वाइज नहीं है, मंथ वाइज है, पीरियड वाइज है। रहना उसने उसी प्रोसेस में, क्यों, जब तक मुकम्मल नहीं ना होगा
अगले प्रोसेस में नहीं जाना। ना मुकम्मल चीज रहनी उसी प्रोसेस में है। ये नहीं कहना कि प्रोसेस ए का क्लोजिंग, प्रोसेस बी का ओपनिंग है, तौबा करनी है ऐसा कहने से। क्या कहा है मैंने? प्रोसेस ए का क्लोजिंग प्रोसेस बी का ओपनिंग नहीं होगा। प्रोसेस ए का क्लोजिंग प्रोसेस ए के ही अगले पीरियड का ओपनिंग होगा। प्रोसेस तो चेंज ही नहीं हो सकता जब तक चीज कंप्लीट ना हो। अगले वाले ने कहना पाए ना तड़ाका में पढ़ो वापस। मैं तो आपसे तब चीज लूंगा जब वो क्या होगी, आपके हिसाब से मुकम्मल। क्या कहती हैं? हल हो गया मसला? हम्म। प्रोसेस अकाउंट पीरियड एंड पे बनता है, ना भी बने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पीरियड एंड पे आना है। हम्म। जी, और कोई सवाल? आपको बात समझ आ गई? प्रोसेस ए का जनवरी में जितनी यूनिट्स इनकम्प्लीट होंगे वही फरवरी के स्टार्ट पे ओपनिंग होंगे। जो फरवरी में इनकम्प्लीट होंगे प्रोसेस ए में, वो मार्च का ओपनिंग होंगे। प्रोसेस चेंज नहीं होना। जी, आगे चले। स्टेज ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो क्या होती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होती है? ये अभी इसको रटन नहीं लगाना, ये अवेयरनेस है, हमारे टॉपिक की बेस है जो हम कैटेगरी 2 पढ़ रहे हैं। हाँ जी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाना हो तो कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चाहिए होते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? किसी भी या कोई भी प्रोडक्ट कितने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से बनती है, चलो ये बता दो जी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा एफओएच। सबको पता होना चाहिए अब आइंदा से कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं, 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, या 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा, अगर ये तीनों एलिमेंट्स अगर ये तीनों एलिमेंट्स 100% लग चुके हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ये तीनों एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट लग चुके हैं 100%, तो ऐसी प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स कहा जाएगा। फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स कहते ही इसी वजह से है बेटा, क्योंकि उसके ऊपर तीनों एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट पूरे पूरे लग चुके होते हैं फैक्ट्री में, और वो चीज स्टोर में आ जाती है फिर। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि जो आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की उस पे इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट 100% नहीं लगा, मिसाल के तौर पर मटेरियल 100% लगा है, लेबर 80% लगी है, एफओएच कॉस्ट कितनी लगी है। अब ये जो परसेंटेजेस हैं इनको कहते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या कहते हैं इसको? इन परसेंटेजेस को कहते हैं। जब 100% लगी है ना, फिर नहीं कहते स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर तो वो कंप्लीटेड है। जब 100% से कम लगी है परसेंटेजेस, तो ये जो परसेंटेजेस है इसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं, और इन यूनिट्स को कहा जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये कभी भी फिनिश गुड्स नहीं कहलाएंगे, ये वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे ऐसी प्रोडक्ट
जिस पे तमाम एलिमेंट्स 100% नहीं लगे, इसको वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। क्लोजिंग कह दो या खाली वर्क इन प्रोसेस कह दो। यानी जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स होंगे उस पे कभी भी तमाम एलिमेंट्स 100%, कोई ना कोई एक एलिमेंट 100% से कम जरूर होगा, तभी उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो क्या फर्क हुआ फिनिश प्रोडक्ट में और वर्क इन प्रोसेस में? फिनिश प्रोडक्ट पे 100% लग चुके होंगे तमाम एलिमेंट्स, मतलब तीनों एलिमेंट 100% लग चुके होंगे, और वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे कोई भी एक यूनिट और कोई भी एक एलिमेंट 100% से कम होगा। तीनों भी 100% से कम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 80% ये लगा हो और ये दोनों 60% लगे हों। ऐसा भी हो सकता है मटेरियल 100% लगा हो और ये सिर्फ 20% लगा हो। इन तीनों स्टेज ऑफ कंप्लीशन से ये पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे इनको फिनिश प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा, इनको वर्क इन प्रोसेस कहा जाएगा। और वर्क इन प्रोसेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन देना जरूरी होता है, ये सवाल में लाजमी दी होगी। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई ना किसी, तो समझ जाओ वो 100% मुकम्मल है। जिसके साथ परसेंटेज ना दी हो वो 100% कंप्लीट है। मसलन मैं आपसे कह दूं 5000 फिनिश प्रोडक्ट, इसका मतलब ही ये है कि ये 5000 यूनिट पे 100% मटेरियल लग चुका है, 100% लेबर लग चुकी है, 100% क्या लग चुका है, एफओएच। और अगर मैं कहूं 2000 यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो फिर अब आपने ये फौरन ढूंढना है सवाल में, यार कंप्लीशन रेट किधर है, या स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी दी हुई है। जिस चीज के मुतालिक नहीं बताया वो 100%, और जिसको बता दिया 30, 40, 60 वो उतने % लगी है। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? ये दो बातें समझ आ गई सबको? अब तीसरी बात है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए। हमें मसला अकाउंटिंग का है। आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये बात याद रखें, ये बात याद रखें, जब भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए, जब भी क्या आ जाए, चाहे वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स की आ जाए, कई दफा नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की भी आ जाती है, जब भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए तो आपने, जिन यूनिट्स की भी आ जाए स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आपने अपनी अकाउंटिंग पर्पस के लिए उनका कंप्लीटेड पार्ट उठाना है। बस क्या उठाना है? कंप्लीटेड पार्ट उठाना है। क्या उठाना है? मिसाल के तौर पर मैं कहूं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में 2000 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? उन पे 80% मटेरियल लगा हुआ है। कितने परसेंट? तो अब आप विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 2000 यूनिट काउंट नहीं करेंगे, उनका कंप्लीटेड पोर्शन काउंट करेंगे। यानी 2000 का लेंगे 80%, तो आप उसको कंप्लीटेड पोर्शन अपनी अकाउंटिंग में लेंगे। क्योंकि जो कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते थे ना कैटेगरी 1 में, अब वही कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, लेकिन वो कॉस्ट पर यूनिट कंप्लीटेड यूनिट्स की होती है, वो इनकम्प्लीट यूनिट्स की नहीं होती। क्या आप मेरी बात समझ आ रही है? कि जब भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए तो जिन यूनिट्स का आ जाए, आपने उन यूनिट्स का कंप्लीटेड पार्ट लेना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बैलेंस शीट में रिपोर्ट करनी है इनकम्प्लीट इन्वेंट्री को भी,
उस पे भी कॉस्ट और एनआरवी का रूल लगाना है, IS2 नहीं लगाना। तो IS2 कहता है लोअर ऑफ द कॉस्ट। तो भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट चाहिए आपको, चाहे वो अधूरे कंप्लीट ही हैं, लेकिन आपने अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटेंट कंप्लीटेड पार्ट से अकाउंटिंग करेगा, डिस्प्ले पूरे यूनिट ही करेगा, कॉस्ट भी पूरी डिस्प्ले हो रही होगी या जैसे भी हो रही है, लेकिन अकाउंटेंट बैक एंड पर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है वो उन यूनिट्स के कंप्लीटेड पार्ट से करेगा, जितने परसेंट कंप्लीट है। अगर 80% कंप्लीट है यूनिट्स तो आपने उनका 80% पोर्शन लेना है, अदरवाइज 80% नहीं लोगे तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते, कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट टोटल भी नहीं आ सकती। समझ आ रही है बात? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने के लिए जो गुर है, जो रूल है, जो आपके दिमाग में होना चाहिए अब से ऑनवर्ड सारी कैटेगरीज में, कि जब भी क्वेश्चन में स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए तो जिन यूनिट्स की वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी है और जितनी दी है, हमने उन यूनिट्स का उतना कंप्लीटेड पोर्शन लेना है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आप कंप्लीटेड और नॉन कंप्लीटेड की खिचड़ी पकाएंगे तो आपकी अकाउंटिंग परफॉर्म हो ही नहीं सकती। हमने इन यूनिट्स का कौन सा पोर्शन लेना है, लेना कैसे है वो मैं बता देता हूं, लेकिन ये बात आपको समझ आ रही है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे तो ये बात बार बार अप्लाई होगी कि उसका आपने कंप्लीटेड पोर्शन लेना है। क्या लेना है? तो अभी आप लिखेंगे नहीं, ये देखिए मैं मिसाल के तौर पर एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं और यूनिट्स में ही बना रहा हूं। मिसाल के तौर पर हमने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, यूनिट्स में बना रहा हूं सिर्फ। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की? नॉर्मल लॉस 10% है। सिंपल सी बात है, 10% ऑफ इनपुट मुराद होता है। एक 1000 होगा। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट मैंने कहा था इन्हीं 10,000 का ये ब्रेकअप है। एक्चुअल आउटपुट मिसाल के तौर पर 6,000 है। एक्चुअल आउटपुट मिसाल के तौर पर कितनी है? 6,000 है। और इसमें से जो इनकम्प्लीट यूनिट है मिसाल के तौर पर वो है 2,000। इनकम्प्लीट क्लोजिंग इस 10,000 में से। अब पढ़ते कैसे हैं? 10,000 की प्रोडक्शन स्टार्ट की, 1,000 का नॉर्मल लॉस हो गया, 6,000 मुकम्मल हो गए, 2,000 नामुकम्मल यूनिट्स पड़े हुए हैं और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया है। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? अगले महीने इनको मुकम्मल करना होगा, लेकिन इस महीने ये मुकम्मल नहीं हो सकते। टोटल करूंगा, अगर डिफरेंस इस साइड पे आ रहा है एबनॉर्मल लॉस, अगर डिफरेंस इस साइड पे आ रहा है तो मेरे ख्याल से जो मैंने फिलहाल अभी डाटा लिया है उसके मुताबिक यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,000 का आ रहा है। और वो बैलेंसिंग फिगर किस चीज की आ रही है? एबनॉर्मल लॉस की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है इन यूनिट्स पे मटेरियल कितने परसेंट लग चुका होगा? मटेरियल कितने परसेंट लग चुका होगा? लेबर कितने परसेंट लग चुके होंगे? FOH कितने लग चुके होंगे? हाँ, ना बताया हो तो उस चीज पे तमाम एलिमेंट्स कितने परसेंट लग चुके हैं? इसके ऊपर भी तमाम एलिमेंट 100% लग चुके होंगे ये क्लोजिंग पे? कभी भी नहीं। तो ये बताना जरूरी है, ये बताऊंगा। तो मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं इन पे 100% मटेरियल लग चुका है। कितने परसेंट? और 80% कन्वर्जन लग चुकी है। 80% क्या लग चुकी है? लफ्ज कन्वर्जन का मतलब होता है लेबर और FOH को इकट्ठा लेके चलना है, इकट्ठे को कन्वर्जन कहते हैं। लेबर और वो कितनी लग चुकी है? अच्छा, मैं ऐसे भी दे सकता था
कि लेबर 80% लगी है और FOH 50%। ये क्वेश्चन की मर्जी है कि ये कैसे देना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तीनों एलिमेंट्स का अलग अलग भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता था 80%। अगर ये 80% दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, इस पे मटेरियल भी 80% लगा है, लेबर भी 80% लगी है, FOH भी 80% लगे हैं, तमाम एलिमेंट्स 80% लगे हैं। और अगर ये 3 दिए हो तो फिर इसका क्या मतलब है, अगर ये 3 दिए हुए तो क्या मतलब है कि 100% मटेरियल लगा है, ये बताया होगा आगे, मटेरियल 100% मटेरियल, 80% लेबर और 50% FOH। अब होगा क्या, आप जो पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था टोटल कॉस्ट, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इनपुट यूनिट्स। इस प्रोसेस अकाउंट में कितने हैं, 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है, तो जवाब कितना आता है, 9,000 आता है। ऐसे ही है, 9,000 का जवाब निकालने का, इसको डेबिट साइड मेथड कहते हैं। ये डेबिट साइड वाला तरीका था, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। एक दूसरा तरीका है, उससे भी 9,000 ही जवाब आता है। वो कैसे, वो ये जो क्रेडिट साइड पे ये 3 रकमें ना, इनका टोटल करो, इन तीनों को टोटल करो तो 9,000 ही आता है। 6,000, 7,000 और 2। अब जब भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए, जब भी क्या आ जाए, तो आप बाउंड है इस तरीके को, वो जो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस वाला तरीका होता था वो अब आप यूज, अब आपको अलहदा से 9,000 यूनिट निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस और प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग। अब आइंदा से आपने ये यूनिट्स का फॉर्मूला याद रखना है, एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस और प्लस क्या करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या फॉर्मूला यूनिट निकालने का, ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा अब। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस वाला तब चलता है जब सवाल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन या कैटेगरी 1 हो। कैटेगरी 2 से ऑनवर्ड जितनी कैटेगरीज में कराऊंगा सब में क्रेडिट साइड से यूनिट उठाने हैं, नॉर्मल लॉस छोड़ के। नॉर्मल लॉस उसके साथ अटैच था, नॉर्मल लॉस छोड़ दे। नॉर्मल लॉस के अलावा, नॉर्मल लॉस क्यों छोड़े, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। तो एक्चुअल आउटपुट क्या लिखना है जी, क्रेडिट साइड के एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स प्लस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। यहाँ अब एक बच्चे सवाल पूछते हैं, सर अगर एबनॉर्मल लॉस की बजाय एबनॉर्मल गेन हो, फिर अगर एबनॉर्मल लॉस ना हो बल्कि क्या हो, तो वो एबनॉर्मल लॉस के ऑपोजिट है, डेबिट साइड पर है, तो हाँ जी माइनस एबनॉर्मल गेन हो जाएंगे। ठीक है। अब अगली बात, क्योंकि ये कंप्लीशन रेट अलग अलग दिया हुआ है, तो अब आपको ना मटेरियल के हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट अलहदा निकालने पड़ेंगे, लेबर के हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट अलहदा निकालने पड़ेंगे, एलिमेंट वाइज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन रेट देख रहे हैं आप डिफरेंट है। और मैंने कहा था कंप्लीटेड यूनिट लेने हैं, तो जब मैं मटेरियल के हिसाब से करूंगा तो पूरे लूंगा, लेबर के हिसाब से 80% लूंगा और एफओएच के हिसाब से ये कितने परसेंट लूंगा, 50%। तो अब आपका दूसरी बात आपको ये याद रखनी है
कि पहले तो ये एक ही स्टेप में इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करके आते थे, अब ऐसे नहीं होगा। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 3 दिए हुए हैं तो ये 3 दफा यूनिट्स निकलेंगे। अगर ये 2 दिए हो, मसलन मैं ये इसको 100% और 80% कर देता हूं। अब मुझे बताओ, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मटेरियल और कन्वर्जन 2 एलिमेंट वाइज दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला है ये 2 दफा लगेगा। एक दफा लगेगा फॉर मटेरियल, एक दफा किसके लिए लगेगा, और दूसरी दफा विद रिस्पेक्ट टू। और अगर ये कंप्लीशन रेट सिर्फ सिंगल दिया हो फिर फॉर्मूला एक दफा भी लगेगा। डिपेंड डेल्टे पे करेगा, ये मेरी मर्जी नहीं है। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला एक दफा लगाना है, 2 दफा लगाना है, 3 दफा लगाना है। कैसे पता चलेगा? अगर आपको तीनों एलिमेंट वाइज अलग-अलग कंप्लीशन रेट दिए हैं तो फॉर्मूला 3 दफा लगेगा। अगर 2 कंप्लीशन रेट्स दिए हैं 2 दफा, और अगर एक तो फॉर्मूला एक दफा। ये मेरी मर्जी नहीं चलनी, ये चलनी है मर्जी क्वेश्चन का डेटे पे। तो मैं यहाँ पे जो पहली क्लास में मैंने दिए थे, मैंने कंप्लीशन रेट 2 दिए थे इसके, 100% ये। अब आप ये यूनिट्स उठा के लिखते जाएं। फिलिंग आपने ऐसे करनी है, मतलब पहले एक कॉलम फिल करना है, फिर दूसरा कॉलम फिल करना है। जी मुझे बताएं, ये जो 6000 यूनिट्स हैं एक्चुअल आउटपुट के, इन पे मटेरियल कितने % लग चुका हुआ है? कहां से पता चला? मैंने आपको बताया है एक्चुअल आउटपुट पे तो हर चीज 100% लग चुकी होती है। क्योंकि ये मटेरियल 100% लग चुका है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 6000 यूनिट पूरे 6000 ही गिने जाएंगे। ये इधर कॉपी कर लें, जो चीज 100% कंप्लीट है ना वो वैसे ही लिख देंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं? 6000 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट के 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, ऐसे पढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, मटेरियल के लिहाज से। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट जो हैं ये मैंने लिख दिया। अब एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट जो हैं इस पे डिपेंड करेगा कि इन लॉस एंड पे पकड़ा जा रहा है, इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है, लॉस शुरू में पकड़ा जा रहा है, लॉस दरमियान में पकड़ा जा रहा है। कुछ ना बताया हो तो लॉस एंड पे पकड़ा जाता है। लॉस कब पकड़ा जाता है? और लॉस एंड पे पकड़ा जाए तो ये भी सब कुछ 100% लग चुका होता है। ना बताया हो ना तो लॉस वाले यूनिट पे भी हर चीज कितने % लग चुकी है, तो इस पे भी मटेरियल 100% लग चुका है। जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे मटेरियल कितना लगा हुआ है? तो ये 2000 यूनिट्स पे, वैसे 100% लिखते नहीं होते, मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। 100% मटेरियल लग चुका है तो 2000 यूनिट्स ऐड करें। मटेरियल के हिसाब से अब आपके जो प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, इसका पूरा नाम है इक्विवेलेंट कितने आते हैं? 10 माइनस 1 नहीं करना। अब 10,000 माइनस 1,000 नहीं करना, आप वही रहे 9,000, लेकिन आपने एक एक करके उठाना है। अब ये किसके लिए आ गए यूनिट्स? मटेरियल के लिए। कन्वर्जन के लिए निकालूंगा तो जवाब सेम नहीं आएगा, जवाब डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहां कंप्लीशन रेट और है। हाँ जी बताओ, इन 6000 यूनिट्स पे लेबर एफओएच कितने % लग चुकी है? 100% लग चुकी है तो पूरा 6000 लेंगे, यानी 6000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। लॉस में एंड पे अज्यूम कर रहा हूँ तो ये भी 100% लग चुका है अगर एंड पे अज्यूम करेंगे तो। हाँ लेकिन इसका कंप्लीटेड पोर्शन लेना है। अगर आप 2000 लिख देंगे तो गलत है। हमने 2000 का लेना है 80%, जो जवाब आएगा वो लिखना है यहाँ पे। यानी ये 2000 यूनिट है
लेकिन इनका कंप्लीटेड पोर्शन कितना बनता है 1600। हम वो लेके चलेंगे आगे, सारी अकाउंटिंग में 1600 लेके चलेंगे। प्रोसेस अकाउंट में 2000 ही लिखे होंगे, लेकिन जो बैक एंड पर वर्किंग्स होंगी उन तमाम वर्किंग में कितने यूनिट चलेंगे 1600 यूनिट कन्वर्जन के लिए। जमा करो। यहां तो एक होता था यूनिट्स, अब यहाँ एक नहीं होंगे, एलिमेंट वाइज होंगे। क्या होंगे, ये फर्क आ गया है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं, आप कहेंगे सर कि पहले हम जो कॉस्ट पर यूनिट का एक फॉर्मूला लगा देते थे, अब एक नहीं लगेगा, अब एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। ये मेन चेंज आया। एलिमेंट वाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट अलहदा आएगी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट अलहदा आएगी, एफओएच की अलहदा आएगी। लेकिन मेरे वाले इस केस में मटेरियल की आएगी और कन्वर्जन की आएगी, क्योंकि कन्वर्जन इकट्ठा हमने किया है। हाँ वो बाद में ऐड कर लो, लेकिन एलिमेंट वाइज लेके चलना है सारा सवाल, एलिमेंट वाइज। अब आपकी पता है कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की अलहदा निकाली जाएगी, यानी मटेरियल की टोटल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय ये ईपीयू से। ईपीयू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को। इसी तरह यहाँ पे लेबर की या एफओएच की या कन्वर्जन कॉस्ट रख के डिवाइडेड बाय, अच्छा ईपीयू कितना है जी, एक जवाब यहाँ आ जाएगा, एक जवाब यहाँ आ गया। चलो इस जवाब को कहेंगे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, इस जवाब को कहेंगे कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों जवाबात को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है वो आ जाए। लेकिन मुझे जरूरत आगे फिर भी इन्हीं की है, ये जो लेदर लेदर ज्यादा इन्हीं की पड़नी है जरूरत। जमा कर भी लें तो मैंने वैसे ज्यादातर ये लेदर लेदर इस्तेमाल करना है। यहां तक बताएं तो मसला मसाइल क्या फर्क आया है, डेबिट साइड को छोड़ दिया है, क्रेडिट साइड से यूनिट्स निकाल लें। हर एलिमेंट के यूनिट्स अलहदा होंगे। किसी प्रोडक्ट को बनाने के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और, हर एलिमेंट के यूनिट्स अलहदा होंगे और हर एलिमेंट की कॉस्ट पर यूनिट भी अलहदा होगी। तो फर्क सिर्फ ये आया कैटेगरी 1 और 2 में, कि कैटेगरी 1 में ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट आती थी, कैटेगरी 2 में एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। और एलिमेंट वाइज ही करनी है, नहीं तो गलत होगा, क्योंकि ये कंप्लीशन रेट का फटा है। हाँ जी, क्या सवाल है आपका। जी, जितने परसेंट पे इंस्पेक्शन हो रही है उतने परसेंट पे वो एलिमेंट लेना है। अब नॉर्मल लॉस अगर 80% पे पकड़ा गया तो 80% कंप्लीट ही है, उससे आगे नहीं कंप्लीट हुआ होता, वो उतना ही लेना है जिसपे इंस्पेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं, जी जी, यूनिट्स आने हैं, ये कंप्लीटेड आने हैं, वो नहीं लेने अब। नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे इस फॉर्मूले में हम इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करके आउटपुट निकालते थे। इधर मैंने एक एक जमा करके आउटपुट निकाल लिया है। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट हमने जब नहीं लिए तो वो माइनस वाला ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस अभी मिस हुई हुई है, इसका ट्रीटमेंट अभी रहता है। ये जो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस होती है, या उसको मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करते हैं या लेबर की कॉस्ट में से करते हैं, सब में से नहीं करना, किसी एक में से करना है माइनस, या मटेरियल में से या किस में से, कन्वर्जन में से। आई कैप में मोस्टली ये मटेरियल में से लेस किया जाता है। किस में से लेस किया जाता है,
ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम हो उसकी वजह से। तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस को मटेरियल कॉस्ट में से लेस करना है। पहले ये टोटल में से लेस होता था। मसलन मेरा पहले मटेरियल होता था 15,000 रुपए का, लेबर होती थी 10,000 रुपए की, FOH होते थे 4,000 रुपए के, स्क्रैप होता था 2,000 रुपए का। अब मैं स्क्रैप 2,000 रुपए पता है किस में से लेस कर रहा हूं? इस 15 में से। फिर इन दोनों में से नहीं करना, ये ना हो कि बार बार कर दे। अगर बार बार किया तो वो 3 दफा लेस हो जाएगा। किसी एक में से करना है, या मटेरियल में से, या लेबर में से, या FOH में से। आई कैप किस में से करता है? तो हमने हमेशा मटेरियल में से करना है। हम नई चीजें इजाद नहीं करेंगे। जी जनाब, आपके जहन में कोई सवाल हो? वो आ रहे हैं सवाल बाद में, फिलहाल इंस्पेक्शन को छोड़ें और कोई बात करें। इसमें बात करें, अभी आगे ना जाए इंस्पेक्शन को। आगे सारे सवाल हो इधर इंस्पेक्शन वाले। स्क्रैप तो नॉर्मल लॉस का लेते हैं, वो जितने यूनिट्स हैं टोटल लेते हैं। स्क्रैप तो बिकते तो वो सारे हैं ना कबाड़िए को, चाहे वो 80% कंप्लीट ही क्यों ना हो। 80% नहीं बिकेंगे, सारे बिक जाएंगे वो। कबाड़िए को तो सारे जाने पाएंगे, 80-80% नामुकम्मल बेच दो हैं। आपको मैं 4,000 यूनिट बेच रहा हूँ, कबाड़िए हैं आप, और वो आधे आधे कंप्लीट है। अगर वो आधे आधे कंप्लीट है तो आप उसकी कबाड़ की वैल्यू कम लगाएंगे बस। तुसी कहोगे मैं नहीं लेना, तो पूरा ही नहीं है। जे पूरा होया तो तुसी कहोगे पाना है दे दो, पैसे बहुत दे देंगा। क्या कहते हो? हैं? नहीं समझ आई। मसलन मेरी बिस्किटों की फैक्ट्री है और मैं आपको 25 लिफाफे बेच रहा हूँ, जिसमें से 15 लिफाफों में बिस्किट तकरीबन 80-80% बिस्किट साबुत है। 20% लिफाफे हैं जिनमें बिस्किट टूटे हुए हैं। तो फिर आप कबाड़ की वैल्यू कुछ और लगाएंगे। सारों में ही टूटे हुए बिस्किट हैं, तो आप कहेंगे अच्छा पहले ही चूरा आएगा सर। नहीं समझ आई। तो बिकती सारी क्वांटिटी है, वहां 80% ही करना। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जरूरी है कंप्लीटेड पोर्शन काउंट करना। स्क्रैप टोटल का ही काउंट होता है। स्क्रैप मिलता ही टोटल यूनिट्स का, चाहे वो आधे आधे कंप्लीट हो। आधे आधे कंप्लीट होंगे तो स्क्रैप वैल्यू जो पर यूनिट होगी वो थोड़ी कम हो जाती है। नहीं समझ आई। कोई और सवाल? अच्छा, अब हमने एक सवाल करना है फास्ट पेपर का, आ जाए जरा। तो नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। फिर वो हो सकती है जी। जी जनाब, आ जाए जनाब, नोट्स के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। निकाले नोट्स हैं आपके पास? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। जी, नोट्स के क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब है सवाल में अब नॉर्मल लॉस होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, और किस चीज की वैल्यू मांगी है? एक्चुअल आउटपुट की। असल में प्रोसेस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड की रकमें निकालते हैं ना आप, वो ही निकलवाई है उसने। पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा, अधूरा प्रोसेस अकाउंट ऊपर बना के दिया हुआ है। आपने बस उसकी क्रेडिट साइड की जो रकमें होती है ना, वो फिल कर देनी है। तो डेटा आपको क्या दिया हुआ है? कोई इदारा है उसका इनकम्प्लीट प्रोसेस अकाउंट दिया हुआ है। ये 4,000 यूनिट्स प्रोडक्शन स्टार्ट की है। पकड़ो जरा कैलकुलेटर,
4000 में से 2750 फिनिश गुड्स यानी एक्चुअल आउटपुट है। नॉर्मल लॉस 400 यूनिट का है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस 700 यूनिट्स का है। ये रकमें अभी मैंने निकाल ली हैं। बताओ अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? डिफरेंस इधर आ रहा होगा, कितने यूनिट्स का है? हाँ, और ये रकम निकालनी है अभी। ये जो मैंने 3 सवालिया निशान बनाए हैं ना, उसने यही मालूम करने को कहा है। नॉर्मल लॉस हमें पता है किस पे आता है, तो ये दी हुई है नीचे स्क्रैप वैल्यू, जरा क्रॉस चेक करो। 1.75 की स्क्रैप वैल्यू है, तो 400 यूनिट्स इंटू 1.75 यही आता है। इसका मतलब है ये ठीक है। ये कॉस्ट है मटेरियल लेबर एफओएच की। अच्छा, नीचे कहता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये जो 700 यूनिट्स हैं उनका ये कंप्लीशन रेट दिया हुआ है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है। मटेरियल कितने परसेंट है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये 700 यूनिट जो हैं इन पे मटेरियल 100% लग चुका है। तो अगर मैं इनका कंप्लीटेड पोर्शन निकालूं, निकालो जरा कैलकुलेटर पे। 700 यूनिट्स का 100% विद रिस्पेक्ट टू, ये 700 काउंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर और विद रिस्पेक्ट टू एफओएच। अब जो वो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉलम बनाने होंगे ना, ये कैलकुलेशन 3 दफा करनी पड़ेगी। 3 दफा क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि तीनों एलिमेंट्स का जो कंप्लीशन रेट है वो क्या दिया हुआ है, डिफरेंट। यहाँ 2 दफा की थी ना मैंने, मटेरियल और कन्वर्जन। अब मैं 2 दफा नहीं करूंगा, मैं कितनी दफा कैलकुलेशन करूंगा? मुझे कैसे पता चला 3 दफा करनी है? क्योंकि तीनों एलिमेंट्स के कंप्लीशन रेट डिफरेंट दिए हुए हैं। जब तीनों एलिमेंट के कंप्लीशन रेट डिफरेंट है तो 3 दफा प्रोडक्शन यूनिट्स, तीनों की अलहदा कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट पर यूनिट भी तीनों की अलहदा होगी। लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इस लाइन का मतलब यह है कि ये जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट हैं ये भी मुकम्मल होके जाया हुए हैं, मतलब इन पे भी मटेरियल 100% लग चुका है। इसकी वजह से लेबर भी 100% लग चुकी है, एफओएच भी कितने परसेंट लग चुके हैं। जब भी लिखा हो ना लॉस एंड पे हो रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट 100% कंप्लीट है। नॉर्मल वाले भी कंप्लीट होंगे लेकिन नॉर्मल वाले मुझे चाहिए नहीं। चले, अब आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालने करे जी मेरे साथ। जो मेन चीजें मांगी है पहले आप लिखें उनकी हेडिंग। तो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो आप निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस मांगी है, एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। एक एक लाइन छोड़ते जाए। जो मैं वो नीचे एक लाइन में कैलकुलेशन करता होता हूँ ना, वही उसने मांगी हुई है। इसके नीचे करता होता हूँ मैं, प्रोसेस की क्रेडिट साइड फिल करनी है आपने। तो वर्किंग 1 लिखे, ये वाला टेबल बनाए यूनिट्स का, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं उसको। इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल टू कंप्लीट यूनिट ट्रीट करना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इसमें 3 कॉलम अलग अलग बनेंगे।
अच्छा, ये बनाने के लिए आपको प्रोसेस की डेबिट साइड देखनी है कि क्रेडिट साइड? तो ऊपर लिख लें उर्दू में, हमेशा ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड को देख के बनेगा। ये आपको बाद में भूल जाना है, क्योंकि मैंने वो बना दिया था ना। आप सवाल आएंगे तो आप घबरा जाएंगे, कहाँ से देखें? डेबिट साइड को नहीं देखना, प्रोसेस की कौन सी साइड को देख के बनना है। तो देखें जी, आपको जो सवाल में प्रोसेस अकाउंट दिया हुआ था, उसकी क्रेडिट साइड पे सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? हाँ जी, क्या आइटम लिखी हुई है? फिनिश गुड्स, या जिसको मैं एक्चुअल आउटपुट कहता हूँ। पहले आइटम्स लिखने, बाद में रकमें लिखते हैं। फिनिश गुड्स, हाँ जी। नॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे ईपीयू में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे। और आखिरी आइटम आएगी एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा ईपीयू का। जी जनाब। बताएं जी, ये 2750 यूनिट पे मटेरियल कितने परसेंट लग चुका है? क्योंकि इस पे तो हर चीज 100% होती है, तो आज लिखे मटेरियल के अंदर 2750 कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन रेट कितने परसेंट दिया हुआ था? विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल देखना है। 100% और 700 यूनिट थे। वैसे मैं परसेंटेजेस लिखता नहीं, सिर्फ क्लोजिंग में लिखूंगा। 100 जहाँ पे होना वहां लिखते नहीं होते परसेंटेज। 100 से कम हो तो लिखते होते 7%। अब नॉर्मल लॉस एंड पे पकड़ा जा रहा है, एंड पे। तो लॉस वाले यूनिट पे भी मटेरियल पूरा लग चुका है। 150 यूनिट्स पे पूरा मटेरियल लग चुका है, यानी इसमें तो हर चीज पूरी पूरी लगी हुई है मटेरियल। तमाम यूनिट पे मटेरियल पूरा पूरा लगा हुआ है। तो ये टोटल कितना आता है? 3600 यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? अब इसको भूल जाना है, लेबर के लिए देखें दोबारा। हाँ जी, फिनिश गुड्स पे लेबर कितनी लगी हुई है? 100%। वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे लेबर कितने परसेंट कंप्लीट है? 50%। तो वो 350 यूनिट्स लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू लेबर ये 50% कंप्लीट है। और लॉस वाले यूनिट पूरे लिखेंगे कम लिखेंगे? क्योंकि लॉस एंड पे हो रहा है। लॉस जब एंड पे हो तो उस पे लॉस वाले यूनिट पे सारा कुछ लग चुका होता है 100%। जमा करें। 30 नहीं, 3250 यूनिट्स। और आखिरी एफओएच के 2750 यूनिट पे एफओएच पूरी लग चुकी है। 40% लगा है क्लोजिंग पे। जी।
इस टेबल को स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ, परेशान नहीं होना, टेबल की शक्ल में है, इसी को स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कहते हैं। ये टेबल कॉलम शालम बना के, मैंने तो कॉलम लिखे नहीं, बाकी ये कुछ बच्चे यहाँ लाइनें शाइनें लगा लेते हैं। हैं 2750 जमा 350 जमा 150, 700 का 50% लिया है, पहले से ही 50% लिया हुआ है। अब आपने वर्किंग टू करनी है कॉस्ट पर यूनिट, या इसी का पार्ट है, तो लिखे नीचे कॉस्ट पर यूनिट, और हर एलिमेंट की कॉस्ट अलहदा निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की टोटल कॉस्ट देखें कितनी थी प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे, 16,000 मटेरियल की टोटल कॉस्ट, माइनस स्क्रैप भी करना है, वो बच्चे भूल जाते हैं। 16,000 माइनस 700 का स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस नहीं कर रहे, डायरेक्ट आउटपुट उठा रहे हैं। ये 3600 यूनिट्स ले ले रहे सीधे सीधे, हम वो फॉर्मूला नहीं लगा रहे अब, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, आउटपुट ही उठा रहे डायरेक्ट, ये आउटपुट है, ईपीयू प्रोडक्शन आउटपुट है 3600, 425 पर यूनिट। अब ये 700 दोबारा दोबारा लेस नहीं करना। लेबर कॉस्ट कितनी है 8125, जी बेटा 2 FOH 3498, जी बच्चों तीनों को जमा करके ओवरऑल प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, मतलब मटेरियल लेबर और FOH पूरा मुकम्मल यूनिट प्रोडक्ट का। ले जी मैं वैसे ये कॉलम शलम बनाता नहीं होता, कॉलम के बगैर ही टेबल फॉर्म में शक्ल टेबल ही है। अब आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स, और क्या है क्लोजिंग, क्योंकि ये एलिमेंट वाइज निकाला है तो एलिमेंट वाइज ही मैं यूज करूंगा। पकड़े कैलकुलेटर आप लोग, जी कैलकुलेटर पकड़े। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो अब आप कैलकुलेटर पे 4.25 इंटू 2750 लिखें, मिटाना नहीं कैलकुलेटर से, 4.25 इंटू प्लस 2.25 इंटू ये जो ऊपर लिखे हुए यूनिट्स ईपीयू में 2750 प्लस 1.10 इंटू 2750 क्या आता है, ये पता किस चीज की कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स लिए हैं। 4.25 इंटू 2750 प्लस 2.5 इंटू 2750 यूनिट्स प्लस
1.10 इंटू 2750, जी बताओ भाई क्या आता है? 21588 हो गया, बस 7 राउंड कर ले। हाँ जी, बात समझ आ रही है? एलिमेंट वाइज ही लेके चल रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें टाइम जाया हो रहा है। देखें ये यूनिट सेम है 2750, तो जब ये यूनिट सेम होना तो शॉर्टकट लग सकता है। शॉर्टकट ये है, और बेहतर आप लगाएं शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि ये जो था ना 7.85, उसी को कर लें जैसे पहले करते थे, क्योंकि पहले हमें ये आदत थी एक्चुअल आउटपुट के यूनिट से डायरेक्ट जरब दे देना। ये भी तरीका चल सकता है, सेम जवाब आएगा ऊपर वाले तरीके में और नीचे वाले में किया है, यहाँ इकट्ठा निकाल दिया है। आंसर विल बी, लेकिन ये वहां नहीं कर सकते जहां यूनिट फर्क हो। यहाँ यूनिट सेम थे, देखें टेबल में 2750 2750 2750। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालो। चलो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे आएगी? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट सेम है, फर्क है तीनों कॉलम में। ईपीयू से तीनों कॉलम में सेम यूनिट्स हैं 150। इस पे भी शॉर्टकट लग सकता है, तो एबनॉर्मल लॉस पे शॉर्टकट लग जाएगा 7.85 मल्टीप्लाइड बाय 150 यूनिट्स। जी क्या आता है? 1177 या 78? अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस पे शॉर्टकट लग सकता है कि ईपीयू के अंदर जो यूनिट्स है ना वो फर्क है। वो देखें, पहले मटेरियल के हिसाब से 700 यूनिट्स हैं, लेबर के हिसाब से 350 हैं, तो ये तो यूनिट फर्क है। अब आपको इसमें वही करना पड़ेगा। पकड़े जरा कैलकुलेटर, तो 4.25 इंटू 700, 4.25 इंटू 700 यूनिट्स प्लस 2.5 इंटू कितने हैं 700 ना लेना, वो जो आपके कंप्लीटेड पार्ट है वही लेके चलते हैं 350, और आखिर में 1.10 इंटू 280, 41 लें जी। ये आंसर है तीनों के। ठीक है जवानों, अब आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है आपने सारे सवाल को एलिमेंट वाइज ही हल कराया है, बस और कुछ नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल्ड हो गया बस, और एलिमेंट वाइज यूनिट्स निकल रही है, एलिमेंट वाइज कॉस्ट निकल रही है। तो आज के टॉपिक का निचोड़ ये है कि जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए या कंप्लीशन रेट आ जाए तो एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन होगी। क्या होगी? और 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट के, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा, हाँ, एलिमेंट्स को कंबाइन किया जा सकता है अगर उनके आंसर सेम आ रहे हो। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये आंसर सेम नहीं थे तीनों कॉलम के। अगर इन 2 कॉलम के आंसर सेम आने की उम्मीद हो, आपको लग रहा है सवाल में, तो आप लेबर एफओज को इकट्ठा भी कर सकते हैं कन्वर्जन के नाम से, आपकी मर्जी है, कर लेंगे। आज आपका होमवर्क ये है कि ये करेंगे एक तो रिवाइज, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भेजूंगा छोटी छोटी। वो पास्ट पेपर की नहीं है, वो मेरी सेल्फ क्रिएटेड है। कल कमांडो एक्शन है उस पे, जो नहीं करके आएगा वो 500 रुपया देगा, मैसेज आ जाएगा। उम्मीद तो नॉर्मल क्लास की है, बाकी अभी पता कोई नहीं, कॉलेज के ऊपर अगर बैन हुआ फिजिकल पे तो फिर नहीं, मुझे नहीं पता।
R1 की ऑनलाइन है, कह दिया सर ने। वो क्या कहते हैं, फिजिकल नहीं है इजाजत, बस फिर साड़ी भी मजबूरन होगी। चलो मैं उथे ऑनलाइन क्लास 500 ले लेना जैज कैश, नंबर मैं अपना अपना लिखवाऊंगा, कल काफी 500 हो गए। मैं वो सवाल व्हाट्सएप में भेज दूंगा। हाँ जी, फोटो कॉपियर से भी मिल सकते हैं, लेकिन वो अभी वो चला गया होगा। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज देता हूँ आपको। ओके फिर, जी जी पूछे। अल्लाह हाफिज।